पर्सनल फाइनेंस हो, ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, बॉन्ड लो, उसके फिलोसोफर इन्वेस्ट आजकल के अनंत लड्डा। एसआईपी ठीक है कि नहीं है? किस फंड के साथ शुरू करें? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कौन सा ठीक रहता है आपके लिए, या मल्टी कैप? और ईटीएफ के अंदर कैसा रहेगा? हेल्थ इंश्योरेंस को आप कैसे चुनोगे? आईपीओ के लिए रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं? एफएनओ में रिस्क मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? रिटेल इन्वेस्टर के पास कैश पाइल है तो उसे वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करना कहाँ है? पैसे को मल्टीप्लाई, पैसे का डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है? सेफ बेट वाले सेक्टर्स कौन से, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये सारी जानकारी आपको एक छत के नीचे फाइनेंशियल फ्रीडम में मिलती है। आइए अब मिलते हैं अनंत लड्डा जी से। दुनिया कह रही है एसआईपी सही है, एसआईपी सही है, आप कह रहे हो नहीं नहीं एसआईपी सही नहीं है। अगर 100 रुपए की एसआईपी हुई है तो 90 रुपए की एसआईपी बंद हो गई है। आप कहते हैं कि शायद एसआईपी एक स्कैम है या एसआईपी मत करो। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता है आप कहते हो छोड़ एफडी बेटर है, हम निकल जाते हैं। इट्स बेटर कि आप स्टार्ट ही मत करो। आजकल सोशल मीडिया पे एसआईपी का 555 फॉर्मूला चल रहा है। फॉर्मूलाज होता है इंस्टा पे, रील्स पे व्यूज लेने के लिए। मैं तो रेंटल अकोमोडेशन प्रेफर करता हूँ, आजकल इसकी भी रील्स बनती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई गोल प्लानिंग कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, तो कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं से पहुंच जाओगे, पर आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। न्यूज़ जब पढ़ते हैं इस लार्ज कैप ने, इस मिड कैप ने हर महीने 10,000 की एसआईपी को 4 साल में 9 लाख बना दिया। सोचने से सपनों का जहाँ नहीं मिलता है, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अनंत जी कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे। आप कैसे हैं? आपको देख के और ऐसा लग रहा है कि फिटनेस पे काम करने की जरूरत है। ये क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, घटा रहा हूँ मैं, और थोड़ा मसल परसेंटेज इंप्रूव कर रहा हूँ। और जो आप कर रहे हो, फाइनेंशियल मसल बिल्ड कर रहे हो, आज मैं चाहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज में हमारे व्यूअर्स को मैं कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पकड़ना चाहता हूँ। दुनिया कह रही है एसआईपी सही है, एसआईपी सही है, आप कह रहे हो नहीं नहीं एसआईपी सही नहीं है। मैं वो जानना चाहता हूँ कि सब लोगों को मैंने देखा कि कॉमन मैन को, एक मिडिल क्लास को, मैं देख रहा हूँ कि सेबी खुद पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जहाँ से लोगों को ट्रैफिक जनरेट कर रहा है कि एसआईपी करें। आप कहते हैं कि शायद एसआईपी एक स्कैम है या एसआईपी मत करो, तो कुछ ऐसे भी मैंने सुना आपके बात करते हुए। इस फाइनेंशियल लिटरेसी के ज्ञान को थोड़ा हमारे को इस पर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। आपका क्या विचार है? ये थोड़ा अलग विचार क्यों है आपका? नहीं नहीं, मेरा बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। अभी लास्ट मंथ का भी अगर आप रीसेंट का डेटा देखोगे तो अगर 100 रुपए की एसआईपी हुई है तो 90 रुपए की एसआईपी बंद हो गई है। मतलब जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था तब तक तो हम एसआईपी को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बट अगर सिर्फ अप ट्रेंडिंग मार्केट में आप एसआईपी कर रहे हो तो वो यूजलेस है। अगर मार्केट सपोज करते हैं यहाँ पे और ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ जाने वाला है, तो ये एसआईपी का मार्केट नहीं है, लमसम का मार्केट है। अगर आपने पूरा इधर डाल दिया पैसा और यहाँ पे रिडीम किया तो यू विल मेक मनी। एसआईपी का कब मजा आएगा? जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, नीचे में आप उसी एसआईपी को टॉपअप भी कर रहे हो और कंटिन्यू भी कर रहे हो। अगर नीचे के मार्केट में आपने एसआईपी रोक दी तो वो आपके लिए यूजलेस है। मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने एसआईपी स्टार्ट तो कर दी मार्केट को ट्रेंडिंग देखते हुए। अगर उस एसआईपी को आप अगले 2000 दिनों तक, 2000 डेज आपको उस एसआईपी को बिना ये सोचे हुए कि मेरी वेल्थ बन रही है नहीं बन रही, अगर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो तो बिल्कुल आपके लिए एसआईपी सही है। अगर आपको लगता है नहीं, जैसे ही मार्केट टूट जाएगा या मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा, मैं मार्केट में भाग लेने की जगह भाग जाऊंगा, तो इट्स बेटर कि आप स्टार्ट ही मत करो, वरना आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा के जाओगे कि भैया एसआईपी में कुछ नहीं होता, एसआईपी खराब है, एसआईपी में मत करो, एसआईपी स्कैम है। और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी से बची रह जाएगी, वो नहीं बना पाएगी पैसा। कंपाउंडिंग के लिए ना एसआईपी में कंपाउंडिंग मेन काम करती है। मैं एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल से देता हूँ एग्जांपल, क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट करते ही है इनहेरेंटली। अभी रिसेंटली एक पर्सन आए थे, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है करीब 20 करोड़ की। उन्होंने 30 साल पहले ली थी वो प्रॉपर्टी 20 लाख में। कैसा लगा सर ये रिटर्न? बढ़िया। अच्छा है रिटर्न। अब आने वाले 30 सालों में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? क्या हो सकती है, कहाँ तक पहुंच जाएगी अगर सेम रेट से ग्रो कर रही है तो? 20 लाख से 20 करोड़ हो गई, आने वाले 20 साल बाद क्या हो जाएगी, या rather 30 साल बाद क्या हो जाएगी? 2000 करोड़। सुनने में डिफिकल्ट लगता है, पर ये रिटर्न्स वाइज हम देखते तो सिर्फ 13% का सीएजीआर रिटर्न है। अब वहाँ पे हम क्यों बना पाए? क्योंकि हम वहाँ पे रुक रहे हैं। आप डेली जाके पूछ नहीं सकते कि ए भाव क्या हुआ था, मैं बेच दूँ। पर यहाँ पे क्योंकि आपको इतना कंफर्ट मिल चुका है अपनी मोबाइल ऐप में कि आप देख रहे हो कि भाई मेरे एसआईपी का आज भाव क्या हुआ, कल क्या हुआ, तो आप वहाँ से निकल जाते हो। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता है आप कहते हो छोड़ एफडी बेटर है, हम निकल जाते हैं। अगर उस माइंडसेट से हो, अगर आपका क्लैरिटी नहीं हुई है कि आपको कितने दिन रखना है, तो मत ही स्टार्ट करो। 5 से 6 साल रुकना जरूरी होगा। हाँ, रफली 7 साल एवरेज होता है, हिस्टोरिकली देखा है। अगर आपकी 7 साल की एसआईपी चल रही है और कुछ मेजर मिस्टेक नहीं करी तो आपका रिटर्न पॉजिटिव रहेगा। एसआईपी सही है, ये तो समझ में आ रहा है। आपने उसके कुछ केविएट, कुछ आपने राइडर्स बता दिए, समझ में आ रहा है। ये जरा समझाइए कि म्यूचुअल फंड कौन सा वाला सही है, मतलब, और एसआईपी अगर, क्योंकि कंफ्यूजन इस समय ये है, न्यूज़ जब पढ़ते हैं इस लार्ज कैप ने, इस मिड कैप ने हर महीने 10,000 की एसआईपी को 4 साल में 9 लाख बना दिया, कोई आ रहा है स्मॉल कैप ने 70% रिटर्न दे दिया, 120%। अब कॉमन मैन कंफ्यूज्ड है, एसआईपी करे
किस फंड से स्टार्ट करे? स्मॉल कैप से करे, मिड कैप से करे, लार्ज कैप से करे, मल्टी कैप से करे, कोई और तरीके से करे? सर इसमें ना पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस टाइम होराइजन के लिए कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 4-5 साल के लिए एसआईपी करनी है तो लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट है। 5 से 7 साल के आसपास है तो मल्टी कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होता है। 7 साल से ऊपर है तो आपके लिए स्मॉल कैप है। अगर आप सिर्फ बिगन कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मेरा टाइम होराइजन क्या है, गोल प्लानिंग आप नहीं करना चाह रहे, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई गोल प्लानिंग कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हो तो कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं से पहुंच जाओगे पर आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। सो अगर गोल प्लानिंग नहीं करे बिना आपको स्टार्ट करना है तो प्रोबेबली मल्टी कैप से आप स्टार्ट कर सकते हो या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। सर मैं कहता हूँ आप कॉम्प्लिकेशन छोड़ दीजिए। सर होता क्या है, जितने हम नाम डालेंगे इसका अभी इंडेक्स फंड्स भी नाम आएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको जो सब कुछ समझ आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ निफ्टी 50 में स्टार्ट कर दो। होता क्या है, सिर्फ सोचने से सपनों का जहाँ नहीं मिलता है, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। आप मंजिल के लिए जब निकलोगे तो आप धीरे धीरे समझाओगे कि यार एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या है, वो आप जर्नी में सीख जाओगे। पर स्टार्ट करने के लिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा हूँ, निफ्टी में कर दो, बट कर दो। मैं खुद ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने खुद कह रहा हूँ कि अगर आपसे स्टार्ट करने का आपको क्या कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस हो रखा है तो ये इस पैरालिसिस को छोड़ो, सीधा निफ्टी में स्टार्ट करो। बाद में हम आपको समझा देंगे करना क्या है, पर स्टार्ट कर लो। अनंत लड्डा जी, आप हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी इकोनॉमी को सेवर्स से इन्वेस्टर्स की इकोनॉमी बना रहा हूं, तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज है कि भाई स्टार्ट करो, शुरू करो। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। लेट्स स्टार्ट। 15,000 का फॉर्मूला चलता है कि 15,000 15%, 15 साल आपका 1 करोड़ होता है, और इसी को आपने 15 साल की जगह 30 साल कर दिया तो आपका 10 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बेटर तरीका है कि सुन लो, पता भी कर लो, लिख भी लो, ताकि एटलीस्ट आप किसी ना किसी बहाने से 15 साल रुक तो जाओगे मार्केट में। पैसा अपने आप बनेगा, कितना बने नहीं बने, ज़्यादा बने कम बने सब ठीक है, बट आप रुक जाओगे। बेटर ये होता है कि आप गोल बना लो कि भाई मेरे को ये मेरा गोल है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन है, इसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए आज के दिन। इन्फ्लेशन क्या चल रहा है एजुकेशन में, करीब 7 से 8% चल रहा है, तो आज से 10 साल बाद मुझे कितना रिक्वायरमेंट होगा, 15 साल बाद कितना रिक्वायरमेंट होगा। उस गोल के लिए फिर आप एसआईपी का फिगर डिसाइड कर लीजिए। सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, बस आप वो स्टार्ट कीजिए। आप ये फॉर्मूलेस को छोड़िए, ये इसको लाइक करके दोस्तों को शेयर करने के लिए अच्छा है, काम करने के लिए गोल प्लानिंग पे काम करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई फ्री टूल्स अवेलेबल है, गोल्स को प्लान करिए। जब गोल्स को प्लान कर रहे होते हैं, वेल्थ के गोल को प्लान करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से मूव तो कर रहे हैं, मुंबई की तरफ मूव कर रहे हैं, अपना रुझान लेकर के आ रहे हैं। पर 2 तरह की न्यूज़ वायरल होती हैं रियल एस्टेट को लेकर के। एक है कि भाई सेलिब्रिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने करोड़ों के घर खरीद लिए तो उसकी फोटो आ जाती हैं। दूसरा है कि कोई मल्टी मिलियनर कहे कि भाई मैं तो रेंटल अकोमोडेशन प्रेफर करता हूँ। आजकल इसकी भी रील्स बनती हैं जी, रेंट पे रहो, सस्ता बढ़ता है। निखिल कामत कहते हैं कि मैं रेंट पे फॉरएवर रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तो मार्केट रिटर्न्स जो हैं हमारे बेटर है रियल एस्टेट के मुकाबले, तो मैं पैसे को वहीं लगाऊंगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि मकान रेंट पे लेना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या स्टॉक मार्केट पे मूव करें? देखिए मैं हूँ स्टॉक मार्केट का बंदा, एंड निखिल सर इज़ अ क्लोज फ्रेंड, और क्लोज तो नहीं बट हम नोन है, एंड उन्होंने भी अभी घर लिया है, विच इज़ गुड। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उन्होंने भी अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी में। एंड उनका पर्सपेक्टिव कुछ और था जब उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, या अगर उनसे भी बात करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि अगर आपके ऊपर इतना लोन आ गया कि उस लोन का बर्डन ही आप नहीं देख पा रहे, और आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट, आपकी सारी ईएमआई, आपका सारा पैसा सिर्फ घर पे जा रहा है, तब वो सेंस नहीं बना रहा, विच इज़ राइट। बट एट द सेम टाइम जब हम घर लेते हैं और अगर हमारे अफोर्ड कर पा रहे हैं उस घर को, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं इन द सेंस कि हमने उसकी 20 साल की ईएमआई बनाई है जिसको हम पे कर पा रहे हैं, उस ईएमआई में मेरा महीने के 25% से ऊपर का कॉर्पस नहीं जा रहा है, मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है उसके ऊपर का कॉर्पस नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट रेट वैसे भी हमें डिडक्शन में मिल जाता है और इंटरेस्ट रेट भी ठीक रहती है, तो आई पर्सनली फील मकान होना चाहिए। उससे सिर्फ सब कुछ क्या होता है हमारी लाइफ में, सब कुछ पेनल स्टेटमेंट नहीं होता। तो बस मतलब ये खाली रील्स बनाने के लिए है कि जी गाड़ी मत खरीदो, घर मत खरीदो। सर देखिए, जिसके पास नहीं है वो तो कह रहा है मत लो। अभी जिसके पास है, अगर वो कहे कि नहीं यार ये नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर्टी खराब है, देखिए होता क्या है, जैसे इक्विटी के लिए भी कम सब मना करते हैं। अभी आपने एसएमई की बात करी, मैं भी बहुत एक्टिवली एसएमई में काम करता हूँ और इंटरेस्टिंग डेटा भी वहाँ पे भी शेयर करता हूँ। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि यार एसएमई मार्केट रिस्की है, 100% है, पर एक डेटा इंटरेस्टिंग ये है, पिछले 1 साल का निफ्टी के रिटर्न है 10% के, एसएमई इंडेक्स जो एसएमई इमर्जिंग इंडेक्स है उसके रिटर्न है 50% के। 3 साल के निफ्टी के रिटर्न्स है 40-45% के आसपास के, एसएमई इमर्जिंग मार्केट के रिटर्न्स है 350%। 5 साल में निफ्टी प्री कोविड लेवल से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन भी अभी 5 साल में प्री कोविड में हम चले जाएंगे। निफ्टी के रिटर्न है 110% के, एसएमई इंडेक्स के रिटर्न है 1100% एब्सोल्यूट टर्म्स में। सो देखो वहाँ पर रिटर्न्स तो है, पर एट द सेम टाइम रिस्क भी है।
जहाँ पे रिटर्न्स होंगे वहाँ पे रिस्क होगी। वहाँ पे रिस्क क्या है आपके, अगर आप एसएमई स्टॉक्स में काम कर रहे हो कि अगर कभी लिक्विडिटी का इशू आया, फॉर एग्जांपल मार्केट में कभी करेक्शन आ गया और कोई बेचवाल नहीं हुआ, तो आपका पैसा वहाँ पे फंस सकता है। सर देखिए, आई थिंक जो आपको बेस्ट सूट करे वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैं कहता हूँ अगर आपको वीकेंड पे भी नहीं देखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करवा के देगा। वहाँ पे आपको ऑटो मोड में होना चाहिए, आपको वीकेंड में भी नहीं देखना। ऑटो मोड में हो रहा है, 10 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, या कोई मेजर मार्केट में इवेंट हो गया तो देखेंगे, बाकी आपको देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो मेरा व्यू ये रहता है कि आपको, क्योंकि होता क्या है, हम लोग सब आते एज अ ट्रेडर है, जाते एज एन इन्वेस्टर है। आ गए हमने, जो स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा था हम निकल गए, जहाँ जहाँ लॉस हो रहा था वहाँ पे हम इन्वेस्टर बनते गए कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आए थे यहाँ पे। आई बिलीव ये नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी पोर्टफोलियो आज के दिन लॉस में इसलिए, विद ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 40 ईयर्स जो हमारी जनरेशन का है, हमने बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज देखे हैं। डीमैट, हम लोग स्टॉक ब्रोकर थे तो ऑब्वियसली सब एज अ सब ब्रोकर आपको पता चलता है क्या हो रहा है। मेजॉरिटी लॉस का कारण ये होता है कि जितने भी लोग हैं 90% टाइम वो सही कर रहे हैं काम, और वो प्रॉफिट में ही है और कमा भी रहे और सब कुछ सही चल रहा है, पर जो 10% लॉसेज होते हैं ना, वो उनके 90% के प्रॉफिट को भी खाते हैं और उनको लॉस में भी लाके छोड़ते हैं। खास तौर से स्टॉक मार्केट इज नो गैम्बलिंग। आई वांट टू टेल यू अगेन, इट इज नॉट गैम्बलिंग। आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। और सर एक छोटा सा अपडेट, निखिल सर ना, एक्चुअली निखिल कामत जी खुद भी बहुत अच्छा ट्रेडर है, मुझे मालूम है। और मोर देन दैट आज भी वो खुद भी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। उनका जो हेज फंड है, मतलब जितना मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई है उसमें मैं ये समझ पाया कि उनको रियलाइज हो गया है कि जिस कैपिटल में मैं बैठा हूँ ना, इट डजेंट मैटर कि मैं कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न बना रहा हूँ, मैं डाउन साइड कितनी कंट्रोल कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। उनका हेज फंड भी अभी रिसेंटली, अगर आप सारे हेज फंड्स में से चेक करोगे ना, डाउन साइड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड उसी में है। सो ही इज़ अ ब्रिलियंट ट्रेडर, एंड वो सिर्फ करवा नहीं रहे, वो खुद कर भी बहुत अमेजिंग काम रहे हैं। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो? 100% करते हैं। आजकल जेनजी जो है वो 3 प्रार्थना करता है मंदिर जाके। एक, भगवान एग्जाम क्लियर हो जाए, दूसरा मेरी जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए, और तीसरा आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। लेकिन आजकल ये नई प्रार्थना ऐड हुई है। आईपीओ के लिए रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाए? उस पर आपका क्या, थोड़ा एडवाइस करिए। सर पहली स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए कि शगुन वाले आईपीओ में ही लगाओ, या शगुन वाले डीमैट से लगाना स्टार्ट करो। एंड ऑन अ सीरियस नोट, सिंपल स्ट्रैटेजी ये है, सिर्फ एक ही तरीका है। एक तो ना, सब लोग, कुछ मिथ्स बता देता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने एक नाम से 1 लॉट लगाया, दूसरे नाम से 2 लॉट लगाया, तीसरे नाम से 3 लॉट लगाया तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी। अगर कोई ओवर सब्सक्राइब हो गया, आपका सिर्फ 1 लॉट ही कंसिडर करा जाएगा। दूसरा मिथ ये है कि अगर मैं आईपीओ को पहले दिन पे अप्लाई कर दूंगा तो मुझे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेगा अलॉटमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट डे लगा रहे हो या लास्ट डे लगा रहे हो। तीसरा ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई आईपीओ में मैंने जो प्राइस है, प्राइस बैंड आपको टाइप करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैंने कट ऑफ प्राइस पे लगाया तो मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को तो टाइप करूंगा तो मेरे को मिलेगा। मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं, आप कट ऑफ प्राइस चूज करेंगे, दैट इज द बेस्ट के सिनेरियो जहां पे आपको आईपीओ मिल सकता है। तो ये 3 तो मिथ्स है जिसकी वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। मिलने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको प्रॉपर्ली प्लान करके मैक्सिमम नाम से लगाना है। अगर आपके घर में 10 नाम है तो 10 नाम पे डीमैट होने चाहिए, सबके नाम पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताओ, जिसको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिला है, फिर भी छूट गया, वो वैसे तो आपका वीडियो देख लें जो आपने समझाया, लेकिन छूट गया, तो उसकी पोस्ट लिस्टिंग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर देखिए, जब आप आईपीओ इन्वेस्टर है ना, तो हिस्टोरी ये बताती है कि आपने आईपीओ में लगाया, अलॉटमेंट मिलते ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू एग्जिट ही करना है। उसको आप बाय एंड फॉरगेट नहीं कर रहे, वरना आप सिर्फ खराब आईपीओ में, कुछ न्यू एज कंपनी के आईपीओ में जो लॉस मेकिंग हुई है वहाँ पे होल्ड कर जाओगे, बाकी सब जगह बेच जाओगे। एक बार वो लिस्ट हो गया, उसके बाद जिस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। बाकी एक बार लिस्ट होने के बाद आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसको आप फिर नॉर्मल ब्रेकआउट देने चाहिए, क्योंकि यूजुअली आईपीओ लिस्ट होने के बाद एक कंसोलिडेशन करता है, एक बार कई बार थोड़ा सा यू पैटर्न बनाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। तो वो जो आपकी नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है उसे फॉलो कीजिए। पहले आप लर्न कीजिए, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। छोटा कैपिटल चले भी जाएगा तो आप उससे इमोशनली अटैच नहीं होंगे। एक बार आपके स्ट्रैटेजी और काम होता कैसे समझ आया तो फिर आप कमा पाओगे। तो 10 में से हर 3-4 साल में आपको 3-4 साल ऐसे होंगे जहाँ पे मार्केट 20% के आसपास का, 15 से 20% का करेक्शन देगा, और 30% से ऊपर का करेक्शन मार्केट रफली 10 साल में 2 बार देता है। बाकी डेटा में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को सीख जाइए कि ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा तो आप एक्चुअली पैसा कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप कभी एंट्री ही नहीं ले पाओगे। मार्केट नीचे आएगा तभी तो आप पैसा लगा भी पाओगे। तो यूज़ करेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। हम बहुत सुनते हैं, अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, और हमें पास्ट के सारे करेक्शन दिखता है कि यार काश मुझे मौका मिल गया होता 2020 में, मैं घर बार बेच के लगा देता। पर अगर वही सेम मौका आज मिलेगा ना तो आप नहीं लगाओगे सर। जो अगले 4 साल थे, 2003 से 2007, दिस वॉज मदर ऑफ ऑल बुल रन्स। यहाँ पे जो हम आज विजय केडिया सर हो गए, रामदेव अग्रवाल सर हो गए, जिन्होंने 100x किया था अपना पैसा,
मतलब मार्केट ने जो 15 साल का खोया हुआ था या 10 साल का खोया हुआ था, वो अगले 3 साल में विथ आगे के 10 साल दे दिया था, 2003 से 2007 का था। तो अगेन आज मार्केट को कैसा देखते हो आप? बड़ा पैसा कमाने से पहले एक बड़ा टेस्ट आएगा जहां पे आपको लगेगा कि एफडी वाज वेस्ट, एफडी वाज बेस्ट रेदर, एसआईपी वाज वर्स्ट, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, इक्विटी मार्केट में कुछ नहीं है, तो वो टेस्ट बाकी है। आई थिंक वो टेस्ट के लिए अभी भी थोड़ा टाइम है, बट नेक्स्ट 2 महीना थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा जनवरी के रिजल्ट्स के ऊपर। मैं कितनी भी बात कर लूँ इधर उधर की, इन दी एंड स्टॉक मार्केट इज बेस्ड ऑन अर्निंग्स, कि क्या हम कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब थे, अगर खराब आते हैं तो मार्केट में शायद एक जर्क वापस से मौका बन जाएगा, और प्रोबेबली बजट के बाद थोड़ा सा वापस से ठीक होने की आई थिंक पॉसिबिलिटी हो जाए, अगर बजट इंटरेस्टिंग आता है तो। एक मिथ है इंडिया का सबसे बड़ा कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं कमाना चाहते। लोग रातों रात सपने में पैसा कमाना चाहते हैं कि मैं सुबह उठूं मेरे को पैसा मिल जाए। पैसा कमाने के लिए आपके विजन स्टेटमेंट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करना चाहते। 90% लोग, rather 95% इंडियंस खुश है उनकी नॉर्मल लाइफ से, कि भाई मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छी सी लाड़ी हो, मतलब बीवी हो, बच्चे हो, मैं उनके साथ कभी वेकेशन पे चले जाऊं, फैमिली के साथ रहे, मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हूँ, मेरी जॉब जो चल रही है वो चलती रहे, काश मेरे को 10 की जगह 12% का प्रमोशन मिल जाए, तो वो उसमें लगे हुए, विच इज़ नॉट रॉन्ग। आई थिंक अगर आप लाइफ में सेटिस्फाइड हो, कभी कहते हैं ना कि कभी हमने ख्वाहिशों में देखा कि यार हमें सुकून मिल जाए, और कभी पता चला कि सुकून ही हमारी एक्चुअल ख्वाहिश थी। अगर आप खुश हो उसमें तो इट्स वेरी गुड कि आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो। पर इंडिया में कोई भी सेक्टर पकड़ लो, सब कुछ ग्रो होगा, अभी कुछ भी ग्रो हुआ ही नहीं है। जब कोई एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप हो रही है, उसमें आप ये बोल दो कि मुझे सिर्फ ये सेक्टर पसंद है या ये पसंद है, मैं तो कर रहा हूँ सब लोग सही होने वाले हैं, जिसको जो सेक्टर पसंद आ गया। इतने बुलिश हैं आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर? 100%, बिकॉज कंजम्पशन पावर है। कंजम्पशन पावर कैसे डिसाइड होती है कि हमारे देश में बच्चे कितने हैं। अब जब हम फाइनेंशियल गोल बनाते हैं तो हमारे गोल्स क्या बनते हैं? बच्चे की शादी, बच्चे की एजुकेशन, रिटायरमेंट बच्चा नकार निकला तो, गाड़ी क्योंकि बच्चे को गाड़ी चाहिए, वेकेशन क्योंकि बच्चे की समर वेकेशन आ रही तो वेकेशन, सब कुछ हमारे बच्चों के अराउंड इन्वॉल्व करता है। रेदर हमारा खर्चा बच्चों के अराउंड इवॉल्व करता है। अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उस खर्चे की इनकम किसी और की हो रही है। बेसिक अकाउंट्स का मैथ्स है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, किसी का खर्चा किसी की इनकम। इंडिया की एवरेज एज है 27-28, तो 27-28 की एवरेज एज में खर्चा तो होगा ही सही। आज के दिन जापान में क्या आया है कि भाई आपको सिर्फ 4 दिन वर्क करना है, बाकी 3 दिन आप रिलैक्स करो, बच्चे पैदा करो। बहुत बढ़िया। इंडिया इस समय यंग नेशन है, जर्मनी और जापान की हालत ख़राब हो रही है इस समय। 4 लोग एक बच्चा पैदा करते हैं, है ना? तो कैसे पूरी की पूरी उनकी एथनिसिटी खत्म हो जाएगी। और हमारे यहाँ 1-4 कर लेता है। हमारे यहाँ थोड़ा इसमें बिहार जस्ट ऑन अ लाइट नोट, ऑन अ लाइटर नोट ऑफ कोर्स। और ये एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिस इज गुड ऑल्सो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सर सबसे पहले अगर आपकी भी एजुकेशन चल रही है, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। आप अभी एजुकेशन करते हुए कितना बचा लोगे महीने का? 2,000 रुपये बचाओगे, साल का 24,000 रुपये, 3 साल का 74-75,000। अगर उस 3 साल में आपने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना लिए तो आपके 75,000 के, मैंने तो मान लिया आपने डबल कर दिया, 1.5 लाख रुपये हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप स्टूडेंट हो तो इन्वेस्ट ही मत करो, फोकस अपनी स्टडी पे करो, बिकॉज जितना आप बचा के बनाओगे 1.5 लाख रुपये, वित्त आपकी मंथली सैलरी हो सकती है या मंथली इनकम हो सकती है। हो सकता है आप दिन की भी वित्त कमा रहे हो, हफ्ते की भी वित्त कमा रहे हो, अगर आपने कुछ लाइफ में एक्सेल कर लिया। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आई नो इट इज़ एक्साइटिंग टू हैव सम एक्स्ट्रा बक्स, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ जाएगा, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी जो लाइफ में आज गोल है उस पर फोकस करिए और उस गोल के ऊपर काम करिए। एक बार आपकी वो गोल अचीव हो गया, फिर नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है। नेक्स्ट 50 साल 100 साल आप जितना भी जिएंगे उतना तो इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स करेंगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, पैसे का इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। अपने दोस्तों पे इन्वेस्ट करो, वेकेशंस पे जाओ, कोई कोर्स ले लो, कोई अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उस पर फोकस करो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपने अगर अपने दोस्तों के साथ बहुत लिमिटेड बजट में जाके एक गोवा की वेकेशन करी, उसमें जितना फाइनेंशियल प्लानिंग सीखोगे कहीं नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बाद में तो आपके पास पैसा होएगा ही अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो। सो स्पेंड ऑन योर सेल्फ, स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस। कमाने लग जाओ तो सबसे पहले टर्म और हेल्थ ले लो और SIP स्टार्ट कर दो। बाद में समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ी सी एक SIP स्टार्ट कर दो और IPO में मार्केट में काम स्टार्ट कर दो। इवेंचुअली एवरीथिंग विल सेटल डाउन एंड यू विल नो योर पाथ। बहुत खूब, बहुत खूब। इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएगा। पैसा भाई लोगों एक ऐसी चीज़ है, रिकमेंडेशन के बाद नहीं, रिसर्च के बाद लगाना चाहिए। सिर्फ देखा देखी नहीं, देख समझ कर लगाना चाहिए, वरना मार्केट से रिटर्न्स के बदले मार्केट से यू टर्न लेना पड़ जाता है। रिटर्न नहीं मिलता, यू टर्न लेना पड़ता है। आनंद जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू।